हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक के अध्याय नमक की। इस वीडियो में हम जानेंगे लेखक का जीवन परिचय। तो नमक कहानी के लेखक हैं रज़िया सज्जाद ज़हीर। इनका जन्म 15 फरवरी सन 1917 अजमेर राजस्थान में हुआ और प्रमुख रचनाएं इनकी जो हैं जर्द गुलाब उर्दू कहानी संग्रह है। सम्मान इनको मिला है जो सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी, उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड। और इनका निधन 18 दिसंबर सन 1979 में हुआ। इनके सुविचार हैं, हमारे दृढ़ संकल्प ही हमारी ताकत है, हमारा लिखना ही हमें जिंदा रखता है। रज़िया सज्जाद ज़हीर मूलतः उर्दू की कथाकार हैं और उन्होंने BA तक की शिक्षा घर पर ही रहकर प्राप्त की है। विवाह के बाद उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में MA की परीक्षा उत्तीर्ण की और सन 1947 में अजमेर से लखनऊ आईं और वहाँ करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगीं। सन 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई और आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों लिखे हैं। उर्दू में बाल साहित्य की रचना भी की है। मौलिक सर्जन के साथ साथ उन्होंने कई अन्य भाषाओं से उर्दू में कुछ पुस्तकों के अनुवाद भी किए हैं। रज़िया जी की भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है। उनकी कुछ कहानियाँ देवनागरी में भी लिप्यांतरित हो चुकी हैं। रज़िया सज्जाद ज़हीर की कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास मिलता है। सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य उनकी कहानियों की विशेषता है। रज़िया सज्जाद ज़हीर की नमक शीर्षक कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। इनकी यह नमक कहानी भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित है और इसमें किस तरह से लोगों के इमोशनल इश्यूज़ जुड़े हैं, आज़ादी के बाद भी दोनों देशों के नागरिकों में उस बात को और उस इमोशनल इश्यूज़ और एक देश प्रेम और अपने मातृभूमि और अपने जन्म स्थान से किस तरह से लोग जुड़े होते हैं, उस लगाव को यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने हमें बताने का प्रयास किया है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराए देश परदेश की कई प्रचलित धाराओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। विस्थापित होकर आई सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है और सौगात के तौर पर वहाँ एक नमक लाए जाने की फरमाइश करती है। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाज़त देते हुए जिससे ले जाना गैर कानूनी है, दिल्ली को अपना वतन बताता है। और इसी तरह भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दासगुप्त का कहना है, मेरा वतन ढाका है। राष्ट्र राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी हैं और मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगहें मुकर्रर कर चुके हैं और इसके बावजूद ज़मीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाई हैं। राजनीतिक यथार्थ के सतह पर उनके वतन की पहचान बदल चुकी है, किंतु यह उनका हार्दिक यथार्थ नहीं बन पाया है। एक अनचाही अप्रतिकर बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया है, पर उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई है।
नमक जैसी छोटी सी चीज़ का सफ़र पहचान के इस हार्दिक पहलू को परत दर परत उखाड़ देता है। यह हार्दिक पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है तब तक यह उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएंगी। लाहौर के कस्टम अधिकारी का यह कथन बहुत सारगंभीर है और उनको यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। इससे पढ़ते हुए एक सवाल हमारे मन में ज़रूर उठ सकता है, क्या धर्म मज़हब के आधार पर नई सरहदों के आर पार फेंक दिए गए लोगों की वह पीढ़ी जिनके दिलों में अपनी जन्मस्थली के प्रति गहरा लगाव है कि ख़त्म हो जाने पर रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाने की उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी? क्या नई पीढ़ी के आने पर भी यह उम्मीद बनी रहेगी? इस कहानी में लेखिका ने दो किरदारों के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से वह अपने जन्मभूमि से बिछड़ने के बाद भी उनका लगाव किस तरह से अपनी जन्मभूमि में अभी भी है और वह आज भी वह विश्वास करते हैं कि उनका यह जो विभाजन है, यह जो ज़मीनी रेखाएं हैं, एक दिन मिट जाएंगी और फिर से लोग अपने जन्म स्थान पर जा सकेंगे या जो देश के विभाजन की जो सीमाएं हैं वो मिट जाएंगी। लेकिन लेखिका ने यहाँ यह भी सवाल पूछा है कि क्या जो नई पीढ़ी है वह भी इस बात को मानेगी कि नई पीढ़ी के साथ यह नई सीमाएं अटल और हमेशा के लिए खिंच जाएंगी। तो हमने जाना लेखक का जीवन परिचय और कहानी का सारांश। अब हम अगले वीडियो में कहानी को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।